हैदराबाद में अब लगभग 19 घंटे बाद म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी वोटिंग होने वाली है। इस बार चुनाव में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के तो वरिष्ठतम नेताओं ने अपनी ताकत एक म्युनिसिपल इलेक्शन में झोंक दी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए हैदराबाद पहुंचे। ऐसे में ओवैसी की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से कितनी जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है, चुनाव के माहौल में किस तरह से आज MIM अपने आप को बचाने के साथ साथ दमखम से मुकाबले के लिए तैयार है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। ओवैसी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी पर अपना वक्त देने के लिए बुलाने का। ओवैसी साहब, पहला सवाल, आज एक ट्वीट पढ़ रहा था आपका और पढ़कर बड़ा अलग सा लगा, जरा मजा सा आया। दरअसल आपने लिखा कि हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में अब सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आना बाकी है। ये इतना दिलचस्प इसलिए लगा कि भाई अब अगर डोनाल्ड ट्रंप का ही आना बाकी है तो बचा क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, ये तो मैंने एज अ टॉन्ट के तौर पर कहा कि इतने देश के सेंट्रल मिनिस्टर्स हैदराबाद में पैराशूट किए गए हैं कि एक के बाद एक गृह मंत्री भी आ गए, प्रधानमंत्री भी हैदराबाद आ गए। प्रधानमंत्री वैक्सीन की तैयारी देखने भारत बायोटेक गए थे। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लीजिए, क्योंकि वो भी आजकल पॉलिटिकली बेरोजगार हो चुके हैं। और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार कहा तो बेचारे वो भी गड़े में गिर गए। तो इसीलिए मैंने टाउंट करने के लिए कहा। आप देखिए कि दिल्ली में किसान के ऊपर आप 8 डिग्री टेम्परेचर में सरकार उन पर पानी बरसा रही है, और देश के गृह मंत्री और बीजेपी के प्रेसिडेंट हैदराबाद आकर इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं और दिल्ली में किसान प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। ये कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, कितनी हिपोक्रेसी है, कितनी मुनाफिकत है इन लोगों की कि आप इलेक्शनिंग कर सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, जनता को एड्रेस कर सकते हैं, और दिल्ली हमारा कैपिटल है और देश का वो किसान जो हम तमाम को खाना खिलाता है वो दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल ओवैसी साहब, आपने किसानों का जिक्र किया है तो ये सवाल मौजूद हो जाता है कि जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अब ये कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर तक उनको इंतजार करना पड़ेगा। निर्धारित जगह पर अगर वो नहीं पहुंचते तब तक बातचीत नहीं शुरू हो सकती। हालांकि बातचीत की हर तरह की पैरोकारी की जा रही है, लेकिन 3 दिसंबर को आमतौर पर मुकर्रर डेट माना जा रहा है। तो क्या सरकार के इस रवैये को लेकर आपको लगता है कि सरकार इस पर भी राजनीति कर रही है? क्योंकि ऐसा लगता है कि डेट तय है, डेट आगे पीछे करने को सरकार तैयार नहीं है। देखिए, मैंने आपके पहले ही सवाल के जवाब में कहा कि जब देश के गृह मंत्री, देश के दीगर सेंट्रल मिनिस्टर हैदराबाद में एक म्युनिसिपल इलेक्शन में आकर कैंपेन कर सकते हैं, तो क्या किसान जंतर मंतर पर जाकर क्यों नहीं धरना दे सकते? किस बुनियाद पर जब आप हैदराबाद में आकर इलेक्शनिंग के हिस्सा ले सकते तो देश का किसान क्यों नहीं जाकर प्रोटेस्ट कर सकता? और 3 दिसंबर की क्या बात है? क्या कोई मुहूर्त निकाला आपने किसी पंडित को पूछकर कि 3 तारीख को ही कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा? अरे किसान है, आप बुलाइए उनको, बात करिए। बल्कि मैं तो आपके प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रधानमंत्री अपना दरियादिली का मुजाहरा करें, उन लोगों को बुलाए, उनके मुतालिबात, उनके कंसर्न्स को सुने और उसको हल करें। क्योंकि ये लोग तो जमीन पर पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तभी तो देश खाना खाता है ना। बिल्कुल, अगर हम इन्हीं को ही नाराज कर देंगे, उन्हीं के इश्यूज को नजरअंदाज कर देंगे तो ये तो बहुत गलत है। इसमें कोई शक नहीं ओवैसी साहब, बहुत बड़ा मसला है ये। लेकिन आइए जरा वापस हैदराबाद चुनाव पर चलते हैं, क्योंकि अब बहुत कम घंटे बचे हैं उसमें। हैदराबाद चुनाव को देखते हुए गृह मंत्री जी का बयान जो था वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। उसके साथ साथ TRS के साथ जो आपकी पिंगे लड़ रही हैं, इसे लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। कहा कि आप दरअसल उनके साथ मिलकर गुपचुप डील कर रहे हैं। आप डील करने में माहिर हैं क्या? क्योंकि आपकी पार्टी को वोट कटवा के तौर पर लगातार देखा जाता है। तो क्या आप समझौता कर रहे हैं? क्या आप डील कर रहे हैं? ये गुपचुप क्यों करते रहते इतना सब कुछ आप? अब देखिए, मेरा हाल ऐसा है कि भारत की राजनीति में मुझे लैला बना दिया गया और सब लोग मेरे मजनू बने हुए हैं। बिहार में मुझे कांग्रेस ने कह दिया कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूं। अब यहाँ पर आप लोग कुछ और कह रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस का लीडर ये कहता है कि जहाँ MIM का कैंडिडेट नहीं, हमको दे दो आप। तो ऐसा है ना कि
मेरा हाल तो हैदराबाद में एक कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, वो हाल करके रख दिए मेरा। पर देश जानता है, देश देख रहा है, मैं एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी हूं और हम इस इलेक्शन में हमारा किसी से कोई समझौता नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चुनाव में जो हाइप बीजेपी का किया जा रहा है वो सिर्फ हाइप है, जमीन पर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का याद रखिए, एक भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर नहीं जीतेगा कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में। बिल्कुल। ओवैसी साहब, जब भी चुनाव आते हैं आप और आपके उम्मीदवारों को राज्य में जाकर खड़ा होने का एक मौका मिल जाता है। जैसा कि हम बिहार की बात करें, वहां आपने 5 सीटें इस बार जीत ली। इसके पहले आपने उत्तर प्रदेश में भी किस्मत आजमाई थी। अब पश्चिम बंगाल को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं कि आप वहां पर भी खड़े हो रहे हैं। चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, जो तथाकथित तौर पर राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनका यह मानना है कि आप हर राज्य में जाकर वोट कटवा का काम करते हैं। आप लोगों के साथ हाथ मिला लेते हैं और दरअसल आप किसी की ए टीम या किसी की बी टीम बन जाते हैं। ये कब तक बनते रहेंगे ए टीम बी टीम आप? नहीं, मैं तो चाहूंगा कि वो अपनी बकवास करते रहें, इससे हमारे मकबूलियत में, पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा जी। और लोग कन्विंस हो रहे हैं कि एमआईएम पार्टी ही बीजेपी के फाशिज्म और कम्युनलिज्म के एजेंडे को एमआईएम पार्टी मुकाबला भी कर सकती है और उनको रोक भी सकती है। ये अगर आप बंगाल में टीएमसी हमको कह रही है कि बी टीम है, तो बताइए कि फिर बंगाल में 18 एमपी बीजेपी कैसे जीत गई 2019 के चुनाव में? मैं तो एक सीट नहीं लड़ा जी। क्यों टीएमसी के बड़े बड़े नेता, वो जो सिंगूर का जो उनका बड़ा नेता है, जिसको हम सिंगूर में हम गए थे उनके पास, वो इतनी बहादुरी से उस वक्त लेफ्ट फ्रंट के लोगों से मुकाबला किया, इतना बड़ा लीडर है, वो छोड़ के चला गया ममता को, तो क्या हमसे पूछ के गया वो? तो ये तो इनकी बौखलाहट है, इनका गुरूर है कि बिहार में हम 20 लड़े और 5 जीते, 15 में 9 तो गठबंधन जीते और 6 एनडीए जीता, 70 कांग्रेस लड़ी, 19 जीते और 49 सीट्स में से 36 सीट बीजेपी जीती है कांग्रेस के मुकाबले में। तो ये तो अपनी गलती को देखना ही नहीं चाहते ना। इनकी गर्दन इतनी मोटी है कि इनको नीचे झुककर अपने जो बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, अपनी गलतियों को सुधारना, वो तो उनमें है ही नहीं। तो इसलिए हर चीज का हमारे खाते में डालते रहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इल्जाम लगाइए, इल्जाम उसी पर लगता है जो सही काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ओवैसी साहब, अब आप अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर देश में पूरी तरीके से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शित भी हो रहा है। लोग आपकी बातों से बड़े पैमाने पर प्रभावित भी हैं, आकर्षित भी हो रहे हैं। ऐसे में आपके ऊपर जिन्ना, ये शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि आप जिन्ना के प्रतिरूप बनते चले जा रहे हैं। आप इस देश के मॉडर्न जिन्ना हैं। आप देश को विभाजन के रास्ते पर ले जा रहे हैं। विभाजनकारी ताकतों को आप मजबूत करते हैं। ये आरोप आपके ऊपर जो लगाए जा रहे हैं, कितने सही या कितना गलत? देखिए, मेरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि मेरे मरहूम वालिद ने और मेरी माँ ने मुझे, हमारे भाइयों को, हमको बहुत पढ़ाया लिखाया। मेरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि मैं लंदन जाकर लॉ की डिग्री लिया और लिंकन इन से बैरिट लॉ बना। और बीजेपी को और इन तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को कोई ऐसा आदमी पसंद नहीं है जो पढ़ा लिखा हो। इनको ये चाहिए कि हम सिर्फ मुशायरा करें, बिरयानी खाएं, खवाली सुने, वाहवा करते रहें और इनकी चमचागिरी करें, इनकी चापलूसी करें। इनके डीएनए में नहीं है कि कोई इनके सामने खड़ा होकर इनकी आंख में आंख डालकर इनकी गलतियों को दोहराए और उनसे हक का मुतालबा करे। तो इसीलिए ये लोग इस तरह की बकवास करते हैं। आप मेरी एक स्पीच बताइए, मैं हर स्पीच में भारत के संविधान पर, भारत की जमहूरियत को मजबूत करने की बात करता हूं और एक चौथी मर्तबा के एमपी हूं जो भारत के संविधान पर, अल्लाह के नाम पर ओत लिया हूं। आप मुझ पर अगर गाली दे रहे हैं तो भाई आप क्या पैगाम दे रहे हैं देश को? आप तो ये बता रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उन तमाम लोगों पर। आप तो ये आपका मैसेजिंग है जो इनके लिए गलत है। मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो नाम से पुकारिए मुझे, इससे आपकी बौखलाहट और आपकी जहालत का ही इकरार होगा कि आपकी जो जहन में जो गंदगी है वो आपकी जबान से निकलता है। तो वो मुबारक हो उनको, उनकी गंदगी। ओवैसी साहब, दरअसल इस तरह के आरोप आपकी पार्टी के ऊपर और आपके ऊपर इसलिए भी लगाए जाते हैं क्योंकि अभी जैसे कि बिहार की विधानसभा का मसला देख लीजिए।
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल एमआईएम के विधायक ने करने पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव भी दिया और जब इस पूरे मामले को देखा गया तो इस पर जबरदस्त बवाल भी मचा। लोगों ने कई तरह की बातें कही। इस तरह के बवाल क्यों मचाए जाते हैं? क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद है, या दरअसल आपको लगता है कि किसी भी तरीके से इस तरह का बखेड़ा खड़ा कर आपको, आपकी पार्टी को, आपकी सोच को एक डब्बे में बंद करने की कोशिश है? नहीं सर, आप मेरे को बताइए, आपने कभी संविधान पढ़ा? आपने? जी, पढ़ा है। संविधान आप जब पढ़ेंगे, इस प्रोग्राम के बाद संविधान पढ़ लीजिए और मुझे फौरन बुला लीजिए। आप संविधान में लफ्ज इंडिया भी और भारत भी है? जी। है नहीं है? बताइए। बिल्कुल है, भारत है। बिल्कुल है। तो इसमें गलती क्या की अख्तर ईमान ने? अख्तर ईमान ने तो संविधान की बात की और उस पर आप लोग आग बगोला हो गए, आसमान को सर पे उठा लिए। संविधान में लफ्ज इंडिया और भारत लिखा ही नहीं है। अगर अख्तर ईमान हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा तो भाई संविधान की रोशनी में उन्होंने सही कहा है ना जी। अगर कोई इसका विवाद बना रहा है तो भाई वो तो जाहिल है, वो तो संविधान पढ़ा ही नहीं है। उसके दिमाग में एक फिक्स्ड आइडिया बैठा हुआ है एमआईएम के बारे में। अख्तर ईमान ने कहा कि भाई संविधान में भारत लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, तो मैं भारत को बोलूंगा। इसमें बुरी बात क्या है? संविधान में जब लफ्ज लिखा है तो जो लोग संविधान नहीं जानते, जो अनपढ़ हैं संविधान के मामले में, थम्स अप हैं, उनको पढ़ना चाहिए संविधान। और संविधान में अगर कोई संविधान के बरक्स कोई बात कर रहा है तो आप मुझे पूछिए, मुझसे सवाल करिए। अख्तर ईमान ने बिल्कुल सही कहा कि संविधान में भारत लिखा हुआ है, मैं लफ्ज भारत को इस्तेमाल करूंगा। ये तो खुश होना चाहिए सबको। अच्छा, ये बताइए, आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तरह तरह के, यहां तक कि गृह मंत्री जी वो ये कह गए कि अब आप बताइए कि रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में आप लिखकर हलफनामा देने को तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि जब भी कार्रवाई करने की बात आती है तो आप संसद में खड़े हो जाते हैं, आप उनके हिमायती बन जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं। क्या गृह मंत्री जी के इस बयान से आप सहमत हैं? आप हंगामा करते हैं? देखिए बड़ा मजाक गृह मंत्री कर रहे हैं और अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे हैं। ये कब से रिवायत बन चुकी है कि गृह मंत्री का जो बेसिक काम है वो एक हैदराबाद के ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इजाजत लेकर करेंगे कि आप मुझे लिखकर दे दीजिए। अरे भाई, ये तो आपका काम है ना जी। क्या कोई न्यूज के एंकर पूछ के न्यूज डालता है? देश के गृह मंत्री का प्राइमरी काम यह है कि किस देश के किसी हिस्से में कोई इल्लीगल पाकिस्तानी, कोई इल्लीगल रोहिंग्या ना रहे जी। आपको मैं लिख के दूं? ये तो मजाक है कि आप मेरी इजाजत पूछ रहे हैं अपना काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। ये मसला देखिए सर, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने उठाया। उन्होंने कहा था कि 30,000 रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में, जैसा कि वोटर लिस्ट मैं बनाता हूं, ईसीआई बनाता है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में पाकिस्तानी रोहिंग्या रहते हैं। उन्होंने मसला उठाकर अमित शाह के ऊपर उंगली उठाई जी। और ये बता दिया कि अमित शाह अपना काम सही नहीं कर रहे हैं और अमित शाह मुझसे पूछ रहे हैं। ये तो होम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का प्राइमरी काम है और उनके एमओएस तो सिकंदराबाद के हमारे एमपी हैं। बिल्कुल। तो ऐसा तो उनका काम है। ये तो मजाक है कि आप मुझसे इजाजत ले रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि जो इस तरह की बातें होती हैं चुनाव के दौरान खास करके, क्या ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं? आपको लगता है कि एक वोट बैंक है जिसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है? ध्रुवीकरण जो कि हमारी राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है, ये उसकी एक बड़ी कोशिश है? देखिए, अगर आप मेरे इलेक्शन कैंपेन का अगर आप देख लेंगे, जो आपके हमारे कलीग जनाब राघवन साहब कवर कर रहे थे, जी। मैं अपनी हर सभा में हैदराबाद के एमिनिटीज, हैदराबाद के म्युनिसिपल मसाइल, हैदराबाद के वाटर वर्क्स के मसाइल, ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन की बात कर रहा था। ये तो बीजेपी ने 1.5 साल में हैदराबाद को 1 पैसा नहीं दिया इन कामों के लिए। जब सैलाब आया तो बीजेपी ने 1 पैसा नहीं दिया, कर्नाटका में करोड़ रुपए दिए। अब बीजेपी अपनी नाकामियों का रिकॉर्ड छुपाने के लिए रोहिंग्या, पाकिस्तानी, आप बताइए कि देश की ये पहली गवर्नमेंट है जो देश के एक हिस्से में रहने वालों को पाकिस्तानी कह रही है, जो बाइज्जत भारत के शहरी हैं। ये तो इनका मसला है, ये मसला उठा रहे हैं बोखलाहट में आकर। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा आरोप, चूंकि आपने पाकिस्तानी का जिक्र किया, तो एक बड़ा आरोप जो कि खुद आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर निजी तौर पर है। रज़ाक मूवमेंट, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो देश विरोधी था, उससे आपके परिवार को जोड़ा जा रहा है, आपकी पार्टी को जोड़ा जाता है, आप सबको एक साथ प्रस्तुत किया जाता है।
क्या आप इसे दुष्प्रचार मानते हैं या दरअसल आपको लगता है कि हां कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन था लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, और अगर वक्त हो तो इसे उजागर करने की कोशिश की जा रही है जो कि लोग कर रहे हैं ताकि आज आपको चोट पहुंचा सके? देखिए, मैंने कई मर्तबा अपने भाषण में ये कहा है कि ये MIM कासिम रजवी की MIM नहीं है, ये MIM अब्दुल वाहिद ओवैसी की MIM है जो भारत के संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर रजिस्ट्रेशन है, जो भारत के संविधान पर अटूट भरोसा करती है और करती रहेगी। जहां तक रजाकारों का मामला था वो पाकिस्तान भाग गए, फरार हो गए, और जो वफादार थे वो आपके सामने टीवी चैनल पर बैठा है आपके सवालात का जवाब देने के लिए। बिल्कुल ओवैसी साहब, एक और बड़ा मसला है और ये देश भर में होता चला जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि हैदराबाद पहुंचे, उन्होंने म्युनिसिपल चुनाव में कहा कि हैदराबाद का नाम क्यों नहीं बदल सकते भाई, हम जब इलाहाबाद का नाम बदल सकते हैं, हम फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख सकते हैं, तो हैदराबाद का नाम भी बदल सकते हैं। आपने उनको जवाब दिया कि हैदराबाद का नाम तो दुनिया में कभी नहीं बदल सकता इस तारीख में। तो ये नाम बदलने को लेकर राजनीति हो रही है क्या? वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है दिखाने के लिए हैदराबाद के लिए। योगी आदित्यनाथ उस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं जो 26 या 27वां नंबर है, तेलंगाना का देश में 3रा नंबर है। तो योगी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनका स्टेट कहां पर है, उन्होंने उसको कहां तक पहुंचा दिया। हाथरस की एक दलित महिला के अंतिम संस्कार उसके मां बाप की मौजूदगी में करने नहीं देते और आकर हैदराबाद के हैदराबादियों को सिखाएंगे। आप उत्तर प्रदेश के हर थाने को ठाकुर पुलिस स्टेशन बना दिए, आप आकर हैदराबाद का नाम बदलने की बात करेंगे। अरे हैदराबाद की एक तारीख है, हैदराबाद तेलंगाना एक लैंडलॉक एरिया है। भारत के लिए हैदराबाद का ग्रोथ बहुत जरूरी है, भारत को ताकतवर बनाने के लिए। यहां पर अमेज़न का सबसे बड़ा ऑफिस आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका के बाद सबसे बड़ा ऑफिस यहां पर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का हब बना हुआ है। इतना सब हो रहा है और आप ब्रांड हैदराबाद को बदनाम कर रहे हैं। अरे आप तो रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, आपको तो चाहिए कि हैदराबाद के ब्रांड को बढ़ाएं, बल्कि आप हैदराबाद का नाम और खराब कर रहे हैं। ओवैसी साहब, चूंकि हम योगी जी की बात कर रहे हैं तो ये मसला जो कि बहुत महत्वपूर्ण है देश भर के लिए, उन्होंने कहा कि कैसे वो हिंदू लड़कियों को बचा रहे हैं। इसकी मिसाल है कि उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ अपने राज्य में कानून बना दिया है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने अब अनुमति भी दे दी है, अब यह कानून बन चुका है। कई और भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं जो इस तरह के कानून को सामने लाने जा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया चल रही है। लव जिहाद हमारे देश में वास्तविकता है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री ऐसा मानते हैं। लव जिहाद पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि लंबा इंटरव्यू हो जाएगा जी। आज के इंडियन एक्सप्रेस में कर्नाटका में आईपीसी के सेक्शन 366 के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल आप पढ़ लीजिए। ये जो बोगी खड़ा की जा रही है ना लव जिहाद की, तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट क्या करेंगे आप? बिल्कुल, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट निकाल देंगे क्या आप? यानी आप बताइए कि लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद, लैंड जिहाद, कोरोना जिहाद, अरे भाई कितना नफरत फैलाओगे आप लोग? और हर चीज को मुसलमान से, इस्लाम से, जिहाद से जोड़ते हैं जी। क्यों नफरत फैला रहे हो? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो 306 एमपी लाकर भी आपको डर लग रहा है बीबी, कितनी नफरत फैलाएंगे आप? अरे मोहब्बत फैलाओ ना, मोहब्बत को आम करो, एक दूसरे के दिलों को जोड़ो। ये कितना कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे? हर चीज नफरत करेंगे। कोरोना आया तो उसको मजहब से जोड़ दिए, यूपीएससी आया तो उसको जिहाद से जोड़ दिए, दिल्ली के राइट्स हुए तो लैंड जिहाद बोल दिए। क्या कहां लेकर जा रहे हैं बीजेपी वाले देश को? ओवैसी साहब, ये जिहाद शब्द जो है ऐसा लगता है जैसे कि आज एक हथौड़ा बन गया है, या यूं कहें कि एक चाबुक बन गया है जिसके इस्तेमाल से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जब चाहे तब एक गुट लगातार बहुत कुछ कह लेता है। ये जिहाद शब्द का इस्तेमाल आज राजनीति में किस तरह? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बताइए कोरोना जिहाद, जबकि कई हाई कोर्ट्स ने कह दिया कि तबलीगी जमात जिम्मेदार नहीं है कोरोना जिहाद, कोरोना को फैलाने के लिए उसको आपने कोरोना जिहाद कर दिया जी। यूपीएससी के बच्चे 2% लोग, आज 2% भी मुसलमान आईएएस आईपीएस नहीं है, आपने कह दिया यूपीएससी जिहाद। बताइए ना कहां रुकेगा फिर ये?
आप देश को किस जानिब लेकर जा रहे हैं? कितना एलिनेशन करेंगे आप? कितने लोगों को ढकेलते जाएंगे आप? ये तो देश को चलाने वालों को सोचना पड़ेगा। जो दिल्ली में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं, आप खुद सोचिए कि आप जो करने से क्या मैसेज दे रहे हैं आप देश के जनता को और देश के माइनॉरिटीज को। ओवैसी साहब, आपके ऊपर बार बार ये आरोप लगाया जाता है और खास करके आपकी पार्टी के ऊपर भी कि आपकी शब्दावली कुछ ऐसे होती है जो कि विभाजनकारी होती है। कई बार आपके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का हवाला भी दिया जाता है, उनके भाषणों का। कहा जाता है कि वो ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजों को सामने लाकर रखते हैं कि लोगों के दिल में आग लग जाती है। आप सिर्फ अल्पसंख्यक अधिकारों की बातचीत करते हैं, आप देश को एकजुट होकर देखते नहीं हैं। आपके लिए देश की परिभाषा एक नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब मैंने 10 सेकंड में आप ये जो इल्जाम लगाते हैं उसको झूठ साबित करता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की असेंबली में पुराने शहर ओल्ड सिटी में महाकाली टेम्पल के डेवलपमेंट के लिए टीआरएस गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड किया कि उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाएं जी, ताकि वो टेम्पल का एक्सपेंशन हो सके, उसमें जो सहूलतें नहीं है मिल सके। आप बताइए, बीजेपी का एक एमएलए भी तेलंगाना की असेंबली में उस वक्त था, वो कभी मुंह खोलता ही नहीं बेचारा। जब अकबरुद्दीन ओवैसी एक महाकाली टेम्पल के लिए कह रहा है कि 10 करोड़ रुपए दो, फिर ये कहे का इल्जाम लगा रहे हैं हम पर जी। अकबरुद्दीन ओवैसी स्कूल चलाते हैं ओल्ड सिटी में, जिसमें 8,500 बच्चे और बच्चियां फ्री में तालीम हासिल करते हैं। लॉकडाउन में अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने पैसों से 3 करोड़ के राशन बांटे, सब में हिंदू मुसलमान में, किसी का मजहब नहीं पूछा। हैदराबाद में सैलाब आया तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने 3 करोड़ की रिलीफ पार्टी, सब में हिंदू मुसलमान, किसका मजहब नहीं पूछा। मेडिकल कैंप चलाए, अपने जेब से दवाएं दी। अरे भाई, कभी तो ये तो रुख देख लो किसी इंसान का। ठीक है, आपको नफरत होगी उस इंसान से, मगर उसका इस रुख को भी तो देखो आप। और बोले जाते हैं तो उसका इलाज मैं क्या कर सकता हूं? बात तो सही है आपके ओवैसी साहब, लेकिन एक आखिरी सवाल, मैं जानता हूं वक्त कम है आपके पास। जिस तरह से विभाजन करने वाली एक राजनीति का आरोप आपके ऊपर बार बार लगाया जाता है, आप उसे हमेशा खारिज भी करते हैं, क्या आपको जानबूझकर निशाना बना जा रहा है? आप दरअसल एक चिन्ह बन गए हैं जिसको जितना हमला करो उतना फायदा होगा। सर, हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पुराना पुल वार्ड है जी, मैंने 4थी मर्तबा राजमोहन को टिकट दिया, 3 मर्तबा मेरे पार्टी से जीता। एक और वार्ड है जहां पर राजेंद्र यादव कॉर्पोरेटर थे, अब वहां पर स्वामी यादव लड़ रहे हैं। डी मोहन थे, अब वहां पर रवि अन्ना लड़ रहे हैं जी। आप देखिए ना, जमीन पर तो हम तो सबको लेकर चल रहे हैं, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, इन सब को लेकर, सिख भाई हो। मैं इलेक्शन कैंपेन करने गया तो सिख भाई दौड़े दौड़े आए और आकर मुझे वो कपड़ा पिलाए, बोले कि ओवैसी भाई ये नांदेड़ की गुरुद्वारा कपड़ा हम आपको पेश कर रहे हैं, मतलब दीजिए। यही तो हम बता रहे हैं कि आपको देखना पड़ेगा जमीन पर हम जो काम कर रहे हैं, वो जो अनफॉर्चुनेट है कि देख नहीं पाते आप लोग दिल्ली में बैठकर। नहीं, ऐसा नहीं है ओवैसी साहब, देखते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, सवाल है तो आपसे पूछे भी जाते हैं। आपने इंडिया टीवी से बात की, अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब, और बहुत शुभकामनाएं भी। थैंक यू।